नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड में मदरसों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। आपको बता दें, काला डूंगी में अवैध रूप से चल रहे 4 मदरसों को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। इतना ही नहीं, भारी फोर्स के साथ एसडीएम के नेतृत्व में ये कार्रवाई जो है वो की गई है। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा ने बताया कि काला डूंगी क्षेत्र में 4 अवैध मदरसे जो है वो सील कर दिए गए हैं। अब तक 140 अवैध मदरसों पर एक्शन जो है वो लिया जा चुका है। वहीं अवैध मदरसों पर हो रही प्रशासनिक कार्रवाई के बीच अब इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया और कहा, जिन मदरसों को अवैध बताकर बंद किया जा रहा है, वहां पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा का क्या प्रबंध किया गया है? क्या सरकार ने उनके भविष्य के बारे में कोई योजना बनाई है? वहीं सरकार का कहना है कि अवैध रूप से चल रहे संस्थानों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू हो चुका है। सबसे पहले देहरादून में, काशीपुर में, आज उसी क्रम में पत्थरबाजी की घटना के बाद कालाडूंगी में भी अतिक्रमण के विरुद्ध, अवैध मदरसों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। कालाडूंगी की जनता पे बहुत ज़्यादा रोष था क्योंकि पत्थरबाजी की घटना इस बीच हुई थी। यहाँ की शांत जनता ने ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे क्षेत्र के विधायक श्री बंशीधर भगत जी का, विधायक प्रतिनिधि श्री विकास भगत जी का, और विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे प्रदेश के मुख्य सेवक धाकड़ धामी जी का, जिनके प्रयासों से आज कालाडूंगी में विगत कई समय से चल रहे अवैध मदरसे सील किए गए हैं। और आपको मैं बता दूं कि इसके बाद भी अतिक्रमण के खिलाफ जो हमारी मुहिम छिड़ चुकी है, जो कालाडूंगी में कहीं भी अतिक्रमण हुआ है, इसके खिलाफ आगे को कार्रवाई और एक्शन चलते रहे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अवैध कैंतुरा जुड़ चुके हैं। अवैध, इन दिनों उत्तराखंड में जो है वो मदरसों के खिलाफ लगातार एक्शन लिया जा रहा है। इसी बीच काला डूंगी में भी 4 अवैध मदरसे जो है वो सील किए गए हैं। देखिए, सिर्फ एक ये कहा जा सकता है कि पूरे उत्तराखंड में इस समय अवैध मदरसों के खिलाफ जिला प्रशासनों की जो कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर जारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगातार निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं कि प्रदेश में अवैध रूप से संचालित हो रही इन सभी मदरसों के खिलाफ पहले जांच यहाँ पर की जाए। जांच के उपरांत इनको एक समय यहाँ पर दिया जाए कि अगर उनके पास कोई तथ्य हैं, कोई साक्ष्य उनके पास मौजूद हैं, तो फिर उन साक्ष्यों को देखने का, परखने का काम वहाँ पर किया जाए। और अगर अवैध ये मदरसे पाए जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ सील करने की कार्रवाई यहाँ पर की जाए। ये कहा जा सकता है कि अब तक पिछले 1 महीने के भीतर 136 अवैध मदरसों को सीज करने का काम यहाँ पर जिला प्रशासनों की तरफ से कर दिया गया है। चाहे देहरादून हो, हरिद्वार हो, उधम सिंह नगर हो, या पौड़ी हो, या फिर नैनीताल हो, सभी जगहों पर इस प्रकार की कार्रवाई लगातार गतिमान है। और अवैध मदरसों के खिलाफ ये कार्रवाई आने वाले दिनों में भी जारी रह सकती है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 10 के करीब ये कह सकते हैं कि अवैध मदरसों को विभिन्न जगहों पर सीज करने का काम जिला प्रशासनों की तरफ से कर दिया गया है। देहरादून में कह सकते हैं कि सहसपुर में एक जो मदरसा चल रहा था, उसके अवैध निर्माण को लेकर मस्जिद के पास में जिला प्रशासन ने सीज करने का काम यहाँ पर करा। कालाडूंगी में ये कार्रवाई यहाँ पर हुई। हरिद्वार जनपद में भी इस प्रकार की कार्रवाई अभी गतिमान है, ये कहा जा सकता है। जी अभय, लेकिन इस एक्शन के दौरान अब जो विपक्षी पार्टियां यूं कहें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो है वो सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिन अवैध मदरसों को सील किया गया है उसमें पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा? देखिए, ये बड़ा सवाल जरूर सबके सामने इस समय नजर आ रहा है। विपक्ष की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जो सवाल उठाया, उस सवाल पर मैं कह सकते हैं कि शासन की तरफ से भी हरकत में आने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अवैध मदरसों को सील करने की जो प्रक्रिया इस समय चल रही है, उन मदरसों पर पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य क्या होगा उसको लेकर अभी तक कोई नीति तय नहीं हो पाई थी। यानी जो अवैध निर्माण हुआ उसको तो सीज करने का काम जिला प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन वहां पर जो बच्चे पढ़ रहे थे, जो बच्चे वहां पर जाते थे, वो ज्यादा प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। ऐसे बच्चों की संख्या अब तक कही जा सकती है कि 200 से ज्यादा संख्या अभी तक रजिस्टर्ड यहाँ पर हो पाई, जो एक जिसका आंकड़ा सरकार के पास यहाँ पर मौजूद है, प्रशासन के पास मौजूद है। उन सभी बच्चों को दूसरी जगहों पर, यानी ऐसे स्कूलों में जो उनके नजदीक के जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, वहां पर उनको शिफ्ट करने की कार्रवाई जिला प्रशासन। लेकिन इस मामले में एक और चीज जो है वो सामने आ रही है, जो
जी अभय, लेकिन इस मामले में एक और चीज जो सामने आई है वो भी ये हुआ है कि उलमिया जो है वो हिंद के लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाने की भी धमकी दे रही है। यूं कहे कि वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इसके खिलाफ। देखिए, उलेमाए हिंद जो जमीयत है उनकी तरफ से इसको लेकर पूरी तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान यहाँ पर कर दिया गया है। जी। आज सुप्रीम कोर्ट पे कह सकते हैं कि जो वरिष्ठ वकील हैं कपिल सिब्बल, उनसे बातचीत की उनकी कोशिश यहाँ पर की जा रही है, उनसे बातचीत करने की मांग उनकी तरफ से यहाँ पर वो पहल की जा रही है। और ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचेगी और वहाँ पर ये लड़ाई लड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस प्रकार से राज्य सरकार ने कदम उठाया है वो सीधे तौर पर प्रदेश की जो डेमोग्राफी जो बदल रही थी, जिसकी शिकायतें लगातार राज्य सरकार को यहाँ पर मिल रही थी, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई के रूप में इसे समझा जा सकता है। क्योंकि लगातार जो सीमावर्ती जो क्षेत्र है, आप हर जनपद का जो सीमावर्ती क्षेत्र है जो या उत्तर प्रदेश से लगता हुआ है या फिर दूसरे राज्यों से लगता हुआ है, वहां पर इस तरीके की जो डेमोग्राफी है वो लगातार वहां पर बदल रही थी और उसी के खिलाफ ये कार्रवाई इस समय देखने को यहाँ पर मिल रही है। जी बिल्कुल। अब है इस तरह से लगातार सरकार की तरफ से एक्शन जो है वो लगातार लिया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि सरकार क्या कुछ और एक्शन जो है इसके खिलाफ ले सकती है और बच्चों का भविष्य के लिए क्या कुछ कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद अभय इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर रुद्रपुर से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तम दत्ता से मुलाकात की और उत्तम दत्ता के स्वास्थ्य का हालचाल भी जाना। आपको बता दें इस दौरान उन्होंने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। तो उत्तम दत्ता से सीएम धामी ने मुलाकात की। इस दौरान उनके स्वास्थ्य का हाल चाल वो जाना। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान के बाद अब साधु संतों और क्षत्रिय समाज में भारी आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। बता दें कि विरोध के दौरान महाराणा प्रताप चौक पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और क्षत्रिय समाज के लोगों ने सांसद का पुतला जलाकर नाराजगी जताई। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने सांसद की सदस्यता रद्द करने की मांग की और सार्वजनिक रूप से माफी की भी अपील की है। वहीं इस मामले को लेकर श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष अधीर कौशिक ने सांसद के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि नेताओं को अपनी राजनीति विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों पर करनी चाहिए, न कि बिना तथ्यों के जानकारी के महापुरुषों पर टिप्पणी। उन्होंने आगे कहा, समाज को विभाजित करने वाले बयानबाजी देश के लिए घातक है। देखिए, जो सपा के सांसद हैं उन्होंने जो औरंगजेब को की बड़ाई की है उसे महान बताया है। एक आक्रांता कैसे महान हो सकता है जिसने अपने बाप दादाओं की लाश पर खड़े होकर एक सिंहासन हासिल किया, वो महान कैसे हो सकता है। और ये देश हमारे महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान इन जैसे महान योद्धाओं का है। अगर राजपूतों का इतिहास हटा दिया जाए तो पूरे हिंदुस्तान छोड़ो पूरे विश्व में कोई इतिहास बचता ही नहीं। हमारे जो वीर थे उन्होंने अपनी देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। और जो हमारे जितने वीर हैं वो सारे महान हैं और कोई आक्रांता बाहर से आया हुआ महान नहीं हो सकता। और हम इस चीज का पूरा विरोध करते हैं। पूरा राजपूत समाज और पूरा भारत इसका विरोध करता है, क्योंकि जो महापुरुष होते हैं वो किसी एक समाज से नहीं होते बल्कि पूरे भारत के होते हैं, पूरे संसार के होते हैं। उन्हीं की वजह से आज जो हम मंदिरों में पूजा कर रहे हैं उन्हीं की बदौलत है, नहीं तो आक्रांताओं ने हमारे इतने मंदिरों को ध्वस्त किया है। आप इस बारे में भली भांति परिचित हैं और ऐसा कोई भी बयान हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले से ही कटमुल्लापन की सारी सीमाएं लांघ चुकी है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वो जिस प्रकार से हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए बयान देते हैं, इससे ध्यान में आता है अभी सांसद महोदय ने जिस प्रकार से कहा कि राणा सांगा
गद्दार थे, ठीक है, राणा संगा गद्दार थे, लेकिन औरंगजेब भी लुटेरा था। औरंगजेब ने भारत में हिंदुओं की जो निर्ममतापूर्ण हत्याएं की और हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते। वो विदेशी आक्रांता थे। इस देश में बाबर का कोई स्थान नहीं है और यहाँ के रहने वाले मुसलमानों को ये ध्यान में रखना होगा कि वो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। तो इस देश की आबादी में 125 करोड़ हिंदुओं की आबादी है। हिंदू ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, ना हिंदू का ये योजना है कि उनकी किसी को हत्या करनी है। इस प्रकार के बयान देकर इस देश में हिंसा भड़काने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार प्रयत्न करती है। हर हर महादेव, ये पवित्र भूमि देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार है, माँ गंगा जी का प्रांगण है। मेरा पहले भी निवेदन कहा है मैंने कि जो नेता लोग अपने विकास के ऊपर बात करें, आपने क्या कार्य किए उसके ऊपर बात करें। ये हमारे महान पुरुषों के ऊपर बयानबाजी करते हैं क्योंकि इतिहास ये पढ़ते नहीं है, क्योंकि इनके देने में ही फर्क है। ये कौन से हैं, सवाल उठता है। समाजिक पार्टी के सांसद ने ये बयान दिया है राजा सांगा के ऊपर, ये बर्दाश्त नहीं होगा किसी समाज को भी, क्योंकि क्षत्रिय समाज के ऊपर उन्होंने कुठाराघात किया है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम सब मिलकर इन सांसद के जहां भी ये दिखाई दे, इनका मुंह काला करके गधे पे बिठा देना चाहिए, जब इनकी औकात में पता चलेगा ये क्या बोलते हैं। क्योंकि हमारे महान पुरुष हैं, महान पुरुषों ने जो बलिदान दिया है उनको ये गलत भावनाओं के साथ पेश करते, इसका हम खुलेआम विरोध करते। औरंगजेब की बात करते, वो कितना बेधर्मी था, कितना क्रोधी था, वो कितने जनों हमारे उन्होंने काटे हैं, वो कितना हमारे ब्राह्मणों की हत्या की, हर समाज के व्यक्ति की हत्या की। ऐसे आदमी को हम कैसे महान मान ले? हमारे महान तो हमारे सिरमौर हैं, महाराणा प्रताप, राजा सांगा, पृथ्वीराज चौहान जी, रानी बाई, ये हमारे महान सिरमौर हैं। हम इनके लिए कोई भी नेता गलत बयान देता उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां भवन और अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण संघ के जिला अध्यक्ष प्रेम राम की अध्यक्षता में बाहरी राज्यों से आए मजदूरों का पंजीकरण अभियान जो है वो शुरू कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें केमो स्टेशन पिथौरागढ़ में संगठन के द्वारा 30 मजदूरों का पंजीकरण करते हुए उन्हें जागरूक भी किया गया है। इसमें मेंबरशिप संगठित अन्य मजदूर कर्मकार कल्याण संघ पे हमारे पास अभी तक 200-250 सदस्यता हो चुकी है। जो भी उत्तराखंड सरकार की वो पॉलिसी है उसको हम मजदूरों तक पहुंचा रहे हैं। जिनके कन्यादान हो, छात्रवृत्ति हो और जो है कि मृतिका हो, कि जो भी मतलब कि लाभ उत्तराखंड सरकार दे रही है हम मजदूरों तक पहुंचा रहे हैं और पूरे कुओं में हम मजदूरों तक उसको पहुंचाने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। प्रदेश सरकार के 3 साल के कार्यकाल पूरे होने पर बीजेपी ने प्रदेश भर में कई आयोजन किए। इसमें धामी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का काम किया गया। वहीं आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंच रही राज्य के आंदोलनकारी बीड़ा भंडारी और उनके साथियों ने पुलिस प्रशासन पर खुद को बंधक बनाने का आरोप भी लगाया। उन्होंने बताया कि वो और अन्य राज्य के आंदोलनकारी महिलाएं जो हैं आयोजित कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पौड़ी जा रही थी। इस दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, 3 घंटे तक रोका। यही बोलूंगी क्योंकि कल 3 जो घटनाएं हम मात्र शक्ति के साथ उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के साथ हुई, वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कल हम लोग जो है यहाँ पे आ रहे थे, मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ, जौलीग्रांट से दवाई लेके यहाँ आ रही थी। और जब जौलीग्रांट से हम यहाँ आ रही थी तो हमारी गाड़ी रोडवेज की बस जो हमारे थैली सैंड बीरों खाल जाती है, और उस बस में हमारी कुछ मात्र शक्ति भी थी। हमारी पूर्व नगर भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष कमला रावत जी है, यहाँ पे हमारे अरुणा दीदी जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं उसके लिए भूमा रावत दीदी जी है, सारे लोग हम आ रहे थे। तो हमने कहा यार हमारे 3 साल की सरकार के जो उपलक्ष्य में यहाँ पे हमारा स्वागत समारोह प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के उस संबंध में रखा हुआ है। तो मैंने कहा हम भी अपनी बात रख के आ जाती है। तो जब हम वहाँ आई गाड़ी में आ रहे थे तो हमें हमारी बस रोकी गई वहाँ कहाँ पे देवप्रयाग में जब गाड़ी रोकी गई तो हमें भी मतलब ये हुआ कि भैया मतलब हमने कहा चेकिंग होती रहती है। तो जब वहाँ पे मतलब 6 पुलिस वाले घुसे तो उन्होंने कहा कि एक बच्चे का अपहरण हो गया। वो जब अंदर आए तो उन्होंने पूछा, देखा कि हमने कहा भाई ये बच्चा ये गुम हो गया। तो उन्होंने सबको पूछा वहाँ पे। वो लास्ट बार मेरे पास आए कि दीदी आपका नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम बीरा भंडारी है। दीदी आप बाहर निकलो। मैंने कहा क्यों? कि नहीं आपको नहीं जाना है। मैंने कहा क्यों, बताओ तो सही कारण तो बताओ मुझे।
कि नहीं दीदी आप बिल्कुल बाहर उतरो। मैंने कहा भैया मैं एक राज्य आंदोलनकारी हूँ और 6 दिन जेल में जा चुकी हूँ मैं इस राज्य के लिए, तो आप मैंने कहा मुझे इस तरीके से नहीं निकाल सकते हो, और अगर मुझे इस तरीके से तुम बाहर निकाल सकते हो तो मैंने कहा इससे बढ़िया मैंने कहा मुझे गंगा जी में डूब मार। संबंध में उनके द्वारा कल रात को जो अपना धरना स्टार्ट किया गया उसमें वो उनकी जो डिमांड है कि राज्य आंदोलनकारियों में एक पर्टिकुलर नंबर था जिसे जांच के बाद में उपयुक्त नहीं पाया गया, उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाने को लेकर या रिजर्वेशन से रिलेटेड उनकी जो मांग है, और वो चूंकि अभी तक नियमानुसार उसे किया जाना संभव नहीं है, इसलिए एक बार और वार्ता की जाएगी और उन्हें समझाने का प्रयास किया जाएगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर उत्तराखंड के चमोली जिले से है, जहां वनाग्नि की रोकथाम के लिए वन विभाग ने 5 मास्टर क्रू और 106 क्रू स्टेशन जो हैं वो स्थापित किए हैं, जिनमें 340 फायर वॉचर की तैनाती की गई है। वहीं दूसरी ओर वन विभाग लगातार आम जन को वनाग्नि के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। जिले में वन विभाग के 4 डिवीजन बद्रीनाथ, केदारनाथ, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क और अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग जो है वो कार्यरत है, जिसमें अग्नि को रोकने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हमारे यहाँ फायर कंट्रोल के लिए मास्टर को स्टेशन 5 स्थापित करे गए हैं, हर डिवीज़न में एक डिवीज़न मुख्यालय प्रभागी मुख्यालय पे, और इसके अलावा 106 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं और उनमें फायर वॉचरों की तैनाती की गई है। किसी में 3 से किसी में 4 और 5 तक, मतलब टोटल इस समय 340 फायर वॉचर जो है नियुक्त करे गए हैं। और इसके अलावा 350 स्टाफ हमारा चारों डिवीज़नों का इसमें लगा हुआ है। इसके अब तक ज़िले में 9 फायर की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें एक कल हुई थी जिस पे आग पे काबू पा लिया गया है। काफ़ी मशक्क़त के बाद रात में 1:30 बजे इस पे काबू पाया गया। और एक बकरी वाला आग लगाते हुए पकड़ा गया, जिसकी FIR अलकनंदा वन विभाग द्वारा कराई गई है और उसके खिलाफ मतलब जेल भेज के विधिक कार्रवाई की गई। तो इससे भी एक बड़ा संदेश गया है और हम लोग अलर्ट मोड पे हैं। वायरलेस हमारे 24 घंटे काम कर रहे हैं और हम लोग को फायर अलर्ट मिल रहे हैं। FSI से हम लोग तत्काल टीम भेज के उस पर आग पे नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर कर्णप्रयाग से है, जहां कालेश्वर भैरव मंदिर के नीचे अलकनंदा नदी किनारे की एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। वहीं शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, शव की सूचना मिलने पर पुलिस और DDRF और SDRF की टीम जो है वो मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हालांकि थाना अध्यक्ष राकेश भट्ट ने बताया कि अभी तक शव की पहचान जो है वो नहीं हो पाई है। रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीकांत धमसाना को कांग्रेस पार्टी में उपाध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो दी गई है। वहीं अपना दायित्व संभालने के बाद सूर्यकांत धमसाना ने कहा कि कांग्रेस अब अपने आप को जीवंत करने के लिए नए सिरे से काम करेगी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि पूरे प्रदेश में सभी नेताओं का मार्गदर्शन लेकर बूथ स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रदेश के अंदर मैंने आपसे कहा कि सारे वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन लेकर के राज्य में बूथ स्तर से लेकर के, वार्ड स्तर से लेकर के, ग्राम स्तर से लेकर के, ब्लॉक स्तर से लेकर के, शहर, जिला और फिर पूरा राज्य, पार्टी को BLA लेवल से हम ऊपर तक मजबूत करने का काम करेंगे। पार्टी दिखाई देगी, समर्थकों का सबका सब बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस तो ऐतिहासिक पार्टी है, इसका अपना एक गौरवशाली इतिहास है। आजादी से पहले का, आजादी के आंदोलन का और आजादी के बाद राष्ट्र निर्माण का कांग्रेस का इतना समृद्धशाली इतिहास है। उसके साथ हम अपने गौरवशाली इतिहास के साथ आगे बढ़ने का जो हमारा काम है। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने HPC में विभिन्न प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। बता दें कि राधा रतूड़ी ने HPC की बैठक में मदन नेगी रोपवे सब प्रोजेक्ट के लिए ब्रेडकुल को नोडल एजेंसी नियुक्त करने के प्रस्ताव पर भी अनुमति जो है वो प्रदान कर दी है।
साथ ही मुख्य सचिव ने उत्तराखंड जल संस्थान द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति हेतु सेंट्रल चार्ज के आग्रह को भी वित्त विभाग भेजने के निर्देश दिए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां केदारनाथ संगम पर बने पुल से मंदिर तक पहुंचने के लिए 2 साल में 54 मीटर लंबा स्टील गार्डर पुल तैयार किया गया है। बता दें कि आपदा के 11 साल बाद केदारनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए स्थायी पैदल पुल बनकर तैयार हुआ है। इस साल बाबा केदार के भक्त इसी पुल से होकर मंदाकिनी नदी के किनारे बने आस्था पथ से मंदिर तक पहुंच सकेंगे। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।